हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है उसको पूरा सुनिएगा क्योंकि ये कहानी एक नाबालिग लड़की की है कि उसके साथ क्या होता है और बहुत ही बुरा होता है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए था। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस कहानी को पूरा सुनिएगा, जिसके घर में बेटियां हैं वो इस कहानी को पूरा सुने, जिसके घर में छोटी बहन है उसको भी सुने, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो अगर चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय बताइएगा अपनी वीडियो के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी हरियाणा की सोनीपत की है। एक परिवार होता है जिसमें कि एक लड़की होती है। लड़की की पहले शादी होती है। शादी के बाद उसका पति एक्सपायर कर जाता है। उस लड़की की एक 12 साल की लड़की होती है। अब ये होता है, माँ बाप सोचते हैं इसे दूसरी शादी की जाए, अब इतना बड़ा जीवन है कैसे अकेले काटेगी। तो जो लड़की के घर वाले होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, उसने अपनी बेटी की दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी करते हैं तो वो टीकमगढ़ में ही करते हैं। ये हरियाणा की कहानी है, लेकिन शुरुआत कहानी की टीकमगढ़ से होती है। टीकमगढ़ में उसकी शादी करते हैं और शादी करके वो अपने घर आती है, अपनी 12 साल की बेटी को भी अपने साथ लेकर के आती है। जो उसका पति होता है वो उसको बेटी को स्वीकार करता है, अपनी बेटी की तरह मानता है उसको। कुछ साल बीतते हैं, साल 2 साल बीतते हैं, तो वहाँ पे 2 साल के बाद इनके भी एक बेटा होता है। उसके 1 साल बाद फिर इनकी एक बेटी होती है। 4 साल टीकमगढ़ में ये लोग रहते हैं शादी के बाद। उसके बाद वहाँ पे अच्छे से चलता नहीं है और काम धाम नहीं ठीक होता है, तो ये दोनों जो पति पत्नी होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम लोग को कहीं और चलना चाहिए, कुछ नया काम करना चाहिए, इससे परिवार अच्छे से चल सके और यहाँ पे हम लोग अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि टीकमगढ़ छोड़ के हरियाणा के सोनीपत में आ जाते हैं, सोनीपत जिले में। वहाँ पे रहने लगते हैं, वहाँ एक गाँव में रहने लगते हैं। और वहाँ पे चूँकि उसका जो पति था वो राजमिस्त्री का काम करता था और अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर के पति-पत्नी आते हैं। बेटी बेटी चूँकि उस समय 13 साल की हो चुकी होती है, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। अपने मतलब जो सौतेले दादा-दादी होते हैं, उन्हीं के पास छोड़ देते हैं और ये लोग अपना खुद सोनीपत आ जाते हैं। सोनीपत में रह के पति राजगीर का काम करता है, तो पत्नी सोचती है कि मैं भी घर में रह के क्या करूँगी? मैं भी साथ में अगर काम करूँगी तो थोड़ा पैसे आएँगे तो परिवार अच्छे से चलेगा। तो पत्नी जो है वो साथ में अपने पति के साथ जाती और वो राजगीर का काम करता और पत्नी जो है वो वहाँ पे उसके साथ मजदूरी करती। तो दोनों को दिहाड़ी मिलती है, 1000-1200 रुपए मिल जाते थे, जिससे कि परिवार अच्छे से चल रहा था। साल 2 साल वहाँ रहने के बाद सन 2022 की बात है। सन 2022 में ये पति पत्नी दोनों ने कहा कि अब हम लोग का परिवार भी अच्छे से सेट हो गया है, हम लोग को सब लोग जानने भी लगे हैं, मकान भी हम लोग ने किराए पे ले लिया है। तो अब बिटिया को बुला ले आते हैं। बेटी का नाम होता है आशा और आशा को भी ले आते हैं। साथ में वो रहेगी, थोड़ी बड़ी हो गई है तो घर के खाना पीना बनाएगी और हम लोग दोनों लोग काम करने जाते हैं, वो भी हम लोग के साथ रहेगी। एक माँ का जो दिल होता है। तो जो उसका पति होता है वो कहता है हाँ ठीक है, उसको बुला लो। वो उसको साल 2012 में उसको बुला लेते हैं, 22 में, सॉरी, साल 2022 में उसको बुला लेते हैं। बुलाने के बाद बिटिया आती है, उसका एडमिशन करा देते हैं स्कूल में। स्कूल जाने लगती है, घर में आती है, घर का काम करती है, खाना पीना बनाती है, आराम से रहती है और सुबह वो सुबह माँ काम करके चली जाती है, दोपहर में जब स्कूल से आती है वो खाना पीना बना लेती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन माँ बोल बेटी जो होती है अपनी माँ से बोलती है, आशा मतलब अपनी मम्मी से बोलती है कि माँ मुझे किताबें चाहिए। उसका एडमिशन होता है 7th क्लास में और उसकी उम्र होती है 14 साल। जिस समय की बात है, वो बोलती है कि माँ मुझे किताबें चाहिए कुछ और आप चाहो तो ले आओ, चाहो तो मुझे पैसे दे दो, मैं ले आऊँगी। तो माँ बोलती है कि मैं ले आऊँगी कल, जब काम से लौटूँगी तो मैं तुम्हारे लिए किताबें ले आऊँगी। तुम कहाँ जाओगे? पिता भी उसका बोलता है कि तुम कहाँ जाओगे? मैं ला दूँगा या तुम्हारी माँ ला देगी। ये कह के दोनों लोग सुबह काम पे चले जाते हैं। दोपहर में जब लंच का टाइम होता है तो जो माँ होती है उसकी बेटी आशा की जो माँ होती है वो अपने पति से बोलती है कि ऐसा है कि मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ और घर जा रही हूँ, थोड़ा खाना भी खाऊंगी और उसने आशा ने किताबें मांगी थी तो मैं उसको किताबें खरीद के लेते जाऊंगी, खाना खा के फिर मैं 1 घंटे बाद ही आ जाऊंगी काम पे। पास में ही इनका काम लगा होता है। जैसे ही वो घर जाती है, घर पे जाती है तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने कमरे में होते हैं, खेल रहे होते हैं, लेकिन जो आशा होती है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। माँ आशा को ढूँढते हुए इधर-उधर ढूँढती है, आशा जब नहीं दिखती है, तो छत पे जाती है कि शायद वो छत पे हो। छत पे जाकर देखती है तो देख के एकदम से उसकी चीखें निकल आती हैं।
चीखें निकलती हैं, जब वो चिल्लाने लगती है तो जो मकान का मालिक होता है वो भी आता है छत पे और अगल-बगल वाले पड़ोसी भी छत पे आते हैं। जब वो देखते हैं कि जो आशा है, जो 14 साल की बेटी है इसकी, वो औंधे मुँह छत पे पड़ी हुई है। सब लोग उसको उठाते हैं और कहते हैं हॉस्पिटल लेके चलो इसको क्या हुआ है? सब लोग लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो खत्म हो चुकी है, ये मृत शरीर है इसका और एक्सपायर कर चुकी है ये। अब जब ऐसा सुनती है, चूँकि तब तक उसको जो उसका पति होता है, आशा का जो सौतेला पिता होता है, उसको ही पता चलता है, आशा की माँ तो साथ में ही होती है। जब उसको पता चलता है, वो दोनों जाते हैं, खूब दहाड़े मार-मार के रोते हैं। तब जो देखता है उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि जिसकी बेटी गई हुई है, उसके ऊपर दिल पे क्या गुज़र रही होगी। सब लोग भी साथ में उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। पुलिस भी आती है, कहती है कि क्या हुआ था? तो वो लोग कहते हैं कि शायद मेरी बेटी की बीमारी से मौत हो गई है और मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना है। पुलिस कहती है कि अगर आपको किसी पे शक हो या आपको ये लगा हो कि आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, हम लोग तहकीकात करेंगे उसकी। तो दोनों माँ-बाप कहते हैं नहीं मुझे तहकीक मुझे कोई शक नहीं है, ना ही मुझे रिपोर्ट लिखाना है, हो सकता है इसको कोई बीमारी हो, बीमारी से इसकी मौत हो गई है और हमें कुछ भी नहीं करना है और हम लोग गरीब मज़दूर हैं, हम लोग बार-बार थाने के चक्कर नहीं लगा सकते हैं, हमको कुछ भी नहीं करना है और हमें जाने दीजिए। पुलिस भी कहती है कि ठीक है, उनको भी कुछ नहीं लगता, बस यही लगता है कि शायद ये किसी बीमारी से इसकी मौत हो गई है। उन पुलिस को भी उस टाइम पे कुछ नहीं लगता है। ख़ैर जब डॉक्टर रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो जब उन्होंने एक बार लड़की के शरीर को देखा, बॉडी को देखा, तो डॉक्टर को कुछ अजीब-सा लगा। डॉक्टर को लगा कि शायद इस लड़की का डेथ जो है वो मर्डर है। ये उसकी ऐसे मृत्यु नहीं हुई है, उसका शायद मर्डर किया गया है। जब डॉक्टर को ये शक हुआ तो उसने और तहकीकात करना शुरू किया। तो उसको लगा कि नहीं ये सच में इसका मर्डर ही हुआ है, इसकी मौत नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक मौत इसकी नहीं हुई है। फिर डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली है, मुझे नहीं लगता इसकी नेचुरल डेथ है और इसके इसका मुझे लगता है इसका मर्डर हुआ है। आप तहकीकात करो इसकी। उसके बाद फिर अब ये मकान मालिक को बुलाया जाता है कि मकान मालिक आता है। तो मकान मालिक बताता है कि इसके घर में बाहर के किसी भी शख्स का आना-जाना नहीं था, यही लोग अपना आते-जाते थे, बाहरी कोई भी आना-जाना नहीं था। क्योंकि ये लोग दूसरे फ्लोर पे रहते थे और मैं नीचे ही रहता था, तो हर आने-जाने वालों पे मेरी नज़र रहती थी कि कौन आया, तो बाहर से तो कोई आया नहीं था। जब ये पता चलता है पुलिस वालों को कि बाहर से कोई नहीं आया, तो ये हुआ कि घर में ही कुछ हुआ है। फिर से बुलाती है आशा के माँ-बाप को फिर से पुलिस बुलाती है, थाने में वहीं हॉस्पिटल में बुलाती है, बॉडी देने के पहले बुलाती है। बोलती है कि क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही हमें शक है कि किसी ने इसको मारा है। इसको कुछ बीमारी थी, इसकी नेचुरल तरीके से मौत हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं ये मौत नेचुरल नहीं है, कुछ तो हुआ है, आप लोग मुझे बताओ। तब भी वो लोग बताने को तैयार नहीं थे। फिर भी पुलिस ने अपना जब हथकंडा अपनाया और जब अपना थोड़ा-सा प्रेशर बनाया, तो जो कहानी निकल के आई, वो इतनी हैरान करने वाली थी कि लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि क्या ये सही था? कोई और रास्ता नहीं था इसका? कहानी ये निकल के आई कि जैसे ये लोग वहाँ पे टीकमगढ़ में छोड़ के आ गए थे आशा को, अपने सौतेले दादा-दादी के पास कि वहाँ रहेगी तो उन लोगों की सेवा करेगी और ये यहाँ पे आ गए थे सोनीपत में। लड़की क्या करती थी वहाँ स्कूल जाती थी, तब वहाँ पे वो 12-13 साल की थी। स्कूल जाती थी तो उसको एक बुरी लत लग गई थी, उसको लड़कों के संपर्क में रहना, लड़कों से बातें करना, लड़कों के संपर्क में वो ज़्यादा रहती थी। तो वहाँ पे लोग जो सौतेले दादा-दादी थे, आस-पास के लोग कहते भी थे कि जो आशा है उसकी आदतें गलत हो चुकी हैं, वो ज़्यादातर लड़कों के साथ रहती है। तो जैसे कि नेचुरल होता है, माँ-बाप बोलते हैं, "अरे छोटी-सी भी लड़की है, उसको क्या अभी गलत-सही का पता है? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा।" लेकिन जो अगल-बगल वाले अड़ोसी-पड़ोसी देखते हैं कि नहीं ये तो ज़्यादातर लड़कों के साथ रहती है, एक साथ कई-कई लड़कों के साथ इसके कॉन्टैक्ट चल रहे हैं क्योंकि जैसा होता है ना कि घरवालों को बाद में पता चलता है, मोहल्ले, पड़ोस को सबसे पहले पता चलता है, घर तक तो वो बात बाद में आती है। आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे मोहल्ले वालों को पता था, मोहल्ले वाले आकर के आशा के दादा-दादी को बताते थे, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी नज़र में ये था कि बिटिया तो छोटी ही है अभी। साल 2022 जब आया, तो जब आशा की माँ ने कहा कि उसको भी यहाँ ले आते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी पढ़ने जाएगी। तो ये लोग जब वहाँ लेकर के आए, तो आशा आई घर में। आशा घर में रहती थी, करीब इसे डेथ के 1.5 महीने पहले की बात है कि एक दिन वो किसी लड़के से बात कर रही थी। उसकी माँ एकदम से आके खड़ी हो जाती है। तो वो बोलती है कि तुम किससे बात कर रही थी? तुम्हारा फ़ोन कहाँ से आया? तो वो बोली कि नहीं, नहीं मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं है और वो ऐसे प्राइवेट जगह पे उसको छुपा लेती थी।
और उस समय फ़ोन काट देती थी और लड़ जाती थी बिल्कुल, जैसे कि कुछ सुनना ही नहीं है उसको, अब नहीं बात करूँगी ये करके। फिर वो आशा के पिता को बताती थी, उसके सौतेले पिता को बताती थी, तो आशा के दिमाग में ये था कि ये तो मेरा सौतेला पिता है, इसका मेरे ऊपर हक नहीं है। जब वो डाँटता था कि तुम ये क्यों गलत काम करती हो, तुम क्यों बात करती हो लड़कों से, कल को कुछ ऊँच-नीच हो जाएगी। तो आशा उसको बिल्कुल ऐसे ही रूड होकर के उत्तर देती थी कि तुम कौन होते हो? तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है और मेरा जो मन आएगा मैं वो करूँगी। तुम होते नहीं हो, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे कुछ कहने का। मैं भाग जाऊँ या मैं घर में रहूँ या मैं किसी से भी बात करूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। तो गंगाराम चुप हो जाते थे, उनका नाम गंगाराम था, चुप हो जाते थे। आशा की माँ उसको बहुत डाँटती थी और बहुत डाँटती थी, मारती भी थी, समझाती भी सब करती थी। लेकिन जो आशा थी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। वो हर दिन नए लड़कों से बात करना, हर दिन नए लड़कों से मिलना। तंग आ गई थी चूँकि ये लोग मज़दूर ज़रूर थे लेकिन एक अपनी अच्छी इज़्ज़त थी। तो उन लोगों को ये लगा कि ये तो इस तरह के काम करेगी, कल को इसके साथ कुछ ऊँच-नीच हो जाएगी तो हम लोग का नाम बदनाम होगा। तो दोनों पति-पत्नी मिलकर के एक प्लान बनाते हैं रात में और अप्रैल का महीना होता है, 2023 की बात है ये, अप्रैल 2023 में वो लोग प्लान बनाते हैं कि ऐसा इसको ख़त्म कर दिया जाए। खाना खाने के बाद ये लोग सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं तो आशा की माँ और आशा के पिता, ये दोनों लोग बेटी के कमरे में जाते हैं, बेटी सो रही होती है। तो पिता जो होते हैं वो हाथ पकड़ते हैं बेटी का और माँ जो है सीने पे चढ़ के बैठ जाती है और उसका गला तब तक दबाए रहती है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। उसके बाद वो बेटी को छत पे लेके जाती है और छत पे डाल देती है। उसके बाद ये लोग नाश्ता करते हैं, अपने काम पे निकल जाते हैं। जिसने भी सपने देखा उसने ये सोचा कि जैसे ही डेली रूटीन का काम है उन्होंने वही किया, अपने काम पे निकल गए, बच्चे घर में होंगे। फिर ये इनका प्लान होता है कि दोपहर में सबको बता करके वहाँ जहाँ काम करती है कि मुझे किताब दिलाना है और मैं किताब दिलाने जा रही हूँ। माँ घर आती है और उनका पूरा प्री प्लान होता है। ऐसे करके इस मर्डर का खुलासा होता है। लेकिन दोस्तों मेरा सिर्फ कहना ये था कि क्या यही रास्ता था? अगर बच्चा बिगड़ गया है तो आप बच्चे की काउंसलिंग भी करा सकते हो या और भी तरीके हैं। उसका मर्डर करना ये बिल्कुल गलत है। इस कहानी को सुनाने का सिर्फ तात्पर्य इतना था कि कई परिवार में ये सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल कर सकें। और भी रास्ते होते हैं इस तरह के और बच्चों को भी ये समझ होनी चाहिए कि हमारी जो उम्र है उस उम्र में हमें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल इसके दुष्परिणाम बहुत हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये सच्ची कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।